लेबनान से इजराइल पर मिसाइलों की बौछार हुई है। लेबनान से करीब 50 मिसाइलें दागी गई हैं। इजराइल ने कई मिसाइल हमले को नाकाम किया है। इजराइल ने कई मिसाइल हमलों को नाकाम कर दिया है। लेबनान से इजराइल पर मिसाइलों की बौछार हुई है। एक दो नहीं बल्कि 50 से ज्यादा मिसाइलें इजराइल पर दागी गई हैं। और एक बड़ी खबर है, डोनेट्स्क में रूसी सेना का हेलीकॉप्टर अटैक। K-52 हेलीकॉप्टर से भीषण बमबारी हुई है। बमबारी में यूक्रेनी सेना के ठिकाने तबाह, कई यूक्रेनी सैनिकों के मारे जाने की रिपोर्ट है। देखिए, K-52 हेलीकॉप्टर से ये भीषण बमबारी की गई है। एक के बाद एक कई बम बरसाए गए हैं, जिससे बड़ा धमाका हुआ है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने ईरान इजरायल पर एडवाइजरी जारी क्यों की है, इसके पीछे की वजह भी समझिए। दरअसल ईरान और इजरायल में टकराव इस कदर बढ़ चुका है कि किसी भी वक्त दोनों में से कोई भी हमला कर सकता है। हालांकि पेंटागन ने अंदेशा जताया है कि अगले कुछ घंटे में ईरान इजरायल पर बड़ा हमला करने की तैयारी में है। अगर ऐसा हुआ तो पूरा अरब धधक उठेगा। हालात इतने गंभीर हैं, अगर युद्ध की शुरुआत हुई तो ये परमाणु जंग में भी बदल सकता है, क्योंकि इजरायल ने ईरान के न्यूक्लियर सेंटर को टारगेट करते हुए मिसाइल लॉन्चिंग पैड पर लगा दी है और दूसरी तरफ ईरान ने भी इजरायली न्यूक्लियर साइट पर हमले की धमकी दे दी है। यानी मिडिल ईस्ट में महाविनाश का ज्वालामुखी कभी भी फट सकता है। ईरान के तेवर ऐसे हैं कि अरब का धधकना तय है। अगले 48 घंटे में भीषण संग्राम शुरू हो सकता है। ईरान इजरायल के टकराव कभी भी परमाणु युद्ध में बदल सकता है और इसके लिए ईरान उसी प्लान पर काम कर रहा है। जिस पर IRGC के कमांडर सुलेमानी काम कर रहे थे। साल पहले कमांडर कासिम सुलेमानी की ड्रोन अटैक में मौत हो गई थी। ईरान इसके पीछे अमेरिका का हाथ बताता रहा है। सुलेमानी ने मिडिल ईस्ट से अमेरिका को खदेड़ने का ऐसा प्लान तैयार किया है जिससे पेंटागन में खलबली मच गई। कासिम सुलेमानी ने ईरान की प्रॉक्सी सेना तैयार की, जो गुरिल्ला वॉर में माहिर थे। इराक सीरिया में सुलेमानी ने कई अटैक कराए, जिसमें अमेरिकी दूतावास भी शामिल थे। अब ठीक उसी तरह ईरान इजरायल की घेराबंदी करेगा। जब तक घेराबंदी नहीं हो जाती तब तक सीधे हमले से बचेगा। इसके लिए उसने 4 ईरानी प्रॉक्सी को घेराबंदी के लिए कहा है। हमास को गाजा की तरफ से, हिजबुल्लाह को लेबनान की तरफ से, कतैब हिजबुल्लाह को सीरिया की तरफ से और हूती को लाल सागर की तरफ से हमला करने का फरमान जारी कर दिया है। ईरान के प्लान की भनक अमेरिका को भी हो चुकी है। पेंटागन की रिपोर्ट है कि ईरान ने तय कर लिया है कि इजरायल पर मिडिल ईस्ट में अभी तक का सबसे बड़ा हमला किया जाएगा। और ऐसा अगले 24 से 48 घंटे में हो सकता है। हमले से सुरक्षा और पलटवार के लिए इजरायल भी तैयारी कर रहा है। यूएस सेंट्रल कमांड फोर्सेस के चीफ इजरायल जा पहुंचे हैं। ईरान के खिलाफ हमले का ब्लूप्रिंट बनाने में इजरायल को इनपुट दे रहे हैं। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर आइजनहावर ओमान की खाड़ी में ईरान के एकदम पास जा पहुंचा है, ताकि ईरान की मिसाइल इंटरसेप्ट कर सके। लाल
सागर में यूएस नेवल टास्क फोर्स प्रॉस्पेरिटी गार्जियन उत्तर की तरफ बढ़ रही है ताकि ईरान के ड्रोन और मिसाइल तबाह हो सके। इजराइल ने बॉर्डर सील कर दिया है। कुछ घंटे पहले गोलन हाइट पर हैवी आर्टिलरी डिप्लॉय की गई है। इजराइल ने बड़े शहरों के अलावा सभी एयर और नेवल बेस पर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इस बीच अमेरिकी दूतावास ने अपने नागरिकों को चेतावनी जारी कर दी है। उधर बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को धमकी दी है, अगर हम पर हमला हुआ तो हम विध्वंसक पलटवार करेंगे। नेतन्याहू का कहना है कि इजराइल सुरक्षा और आक्रमण दोनों में माहिर है। उनके पास मोसाद जैसी खुफिया एजेंसी है, लेकिन नेतन्याहू को ये नहीं भूलना चाहिए कि 7 अक्टूबर जैसा विध्वंसक हमला भी इजराइल पर ही हुआ था और जिस हमास का खात्मा इजराइल अभी तक नहीं कर पाया, उसके पीछे ईरान का ही हाथ है। जबकि अब ईरान खुद इजराइल पर बड़ा हमला करने की धमकी दे रहा है। ईरान ने इजराइल पर हमले का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है, जिसमें सबसे पहले फेज में इजराइल पर मिसाइल स्ट्राइक की जाएगी। इजराइल के सैन्य ठिकानों को तबाह करेगा। इसके अलावा सीरिया, इराक में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर भी हमले किए जाएंगे। जबकि अगले फेज में इजराइल की घेराबंदी करेंगे ईरान प्रॉक्सी, जिसमें गाजा की तरफ से हमास की रॉकेट स्ट्राइक होगी। फिर लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह भी हमले करेगा। साथ ही वेस्ट बैंक और गोलन हाइट्स की तरफ से भी हमले किए जाएंगे। तीसरे फेज में लाल सागर में हूती हमले करता रहेगा। पश्चिमी देशों के जहाजों पर और ज्यादा हमले होंगे। साथ ही इजरायली शहरों पर भी मिसाइल दागेगा हूती। चौथे चरण में ईरान को रोकने को इजराइल एटमी अटैक भी कर सकता है और कहा यह भी जा रहा है कि इस दौरान इजराइल और ईरान के परमाणु संयंत्रों पर हमला भी कर सकता है। इसके लिए इजराइल ने एटमी हमले का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। जबकि आखिरी चरण में इजराइल के हमले के बाद ईरान फिर से पलटवार कर सकता है। पेंटागन को इस बात की आशंका है कि ईरान न्यूक्लियर अटैक करेगा और इसके लिए उसने एटम बॉम्ब भी बना लिए हैं। लेकिन परमाणु बम का इस्तेमाल आखिरी होगा। वैसे अभी तक सिर्फ अंदेशा है कि ईरान ने न्यूक्लियर बम बना लिए हैं। عزیز اشتباه کرد در این قضیه باید تنبیه بشود و تنبیه خواهد شد. दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट कयास लगा रहे हैं कि ईरान के पास हमले के कई विकल्प मौजूद हैं। जिससे वो इजराइल को दहलाकर पश्चिमी देशों में कोहराम मचा सकता है। जिसमें सबसे पहला विकल्प है ईरान से इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल स्ट्राइक। दूसरा विकल्प है इराक की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल दागी जा सकती है। तीसरा विकल्प है ईरान लॉन्ग रेंज मिसाइल का इस्तेमाल कर सकता है, जिनका टेस्ट कुछ वक्त पहले ही किया गया। चौथा विकल्प है ड्रोन और क्रूज मिसाइल का कॉम्बिनेशन हमला कर सकता है ईरान। पांचवा विकल्प है इराकी मिलिशिया इजराइल में घुसकर हमला कर सकते हैं। छठा विकल्प सीरिया में ईरान समर्थित संगठन गोलन हाइट्स की तरफ से हमला कर सकते हैं। सातवां विकल्प हूती हिजबुल्लाह के लड़ाके इजराइल पर बम बरसा सकते हैं। आठवां विकल्प दूसरे देशों में इजरायली दूतावास पर ईरान हमले करा सकता है। नौवां विकल्प इराक में इजराइल समर्थित कुर्दिस्तान का खात्मा कर सकता है। 10वां विकल्प 7 अक्टूबर को हुआ हमास जैसा हमला करा सकता है ईरान। लेकिन इस दफा हिजबुल्लाह को हमले का जिम्मा दिया जा सकता है, यानी जब इजराइल कई मोर्चों पर उलझा होगा उस वक्त हिजबुल्लाह के लड़ाके 7 अक्टूबर जैसा हमला करने के लिए इजराइल में लेबनान और गोलन हाइट्स की तरफ से घुसकर तबाही मचा सकते हैं।
अगर तब भी इजराइल ने गाजा में युद्ध विराम नहीं कराया तो ईरान सीधा हमला करके इजराइल को दहला सकता है और वो हमला अरब में तीसरे विश्व युद्ध की चिंगारी को भड़का सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। एटमी विनाश का ट्रिगर दबने जा रहा है। परमाणु की जो आग भड़कने वाली है उसमें यूरोप के साथ साथ नाटो भी जलने वाला है। पुतिन सेना ने अपने शस्त्रागार से न सिर्फ यार्ड्स मिसाइलों को निकाल लिया है बल्कि उससे हमले का अभ्यास भी करना शुरू कर दिया है। रूसी सेना ने यूरोप के साथ साथ अमेरिका पर भी हमले की धमकी दे दी है। तो सवाल यही है कि आखिर सुपर पावर अमेरिका पुतिन के परमाणु हमले को कैसे रोकेंगे? रूस के खिलाफ नाटो क्या तैयारी कर रहा है? इन सवालों का जवाब हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। पुतिन के परमाणु विस्फोट का प्रसारण होने जा रहा है। रूस की एटमी ज्वाला में पूरा यूरोप भस्म होने जा रहा है। परमाणु विध्वंस की जद में यूरोप के 25 करोड़ लोग आने जा रहे हैं। रूस ने अपनी घातक परमाणु मिसाइल यार्स निकाल ली है। यार्स के टारगेट पर यूरोप और नेटो देश आ गए हैं। पुतिन की न्यूक्लियर फोर्स का एक्शन किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। यूरोप के अस्तित्व पर अब तक का सबसे बड़ा संकट मंडरा रहा है। रूस की परमाणु अग्नि में न सिर्फ यूरोपीय और नेटो देश जलने वाले हैं बल्कि पुतिन के टारगेट पर अमेरिका भी है। रूस ने अमेरिका को भी मिटा देने की धमकी जारी कर दी। क्रेमलिन ने यूरोप विनाश का खाका खींच लिया है। रूसी मीडिया में पुतिन के एटमी प्लान पर चर्चा हो रही है। रूसी रक्षा विशेषज्ञ दिमित्री एवस्ताफीव ने कहा है कि रूस के परमाणु हमले में यूरोप के 25 करोड़ लोगों का खात्मा तय है। अमेरिकी जनरल ने सीनेट में जो रिपोर्ट पेश की है उससे बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। अमेरिकी यूरोपीय कमांड के चीफ जनरल क्रिस्टोफर कावली ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि रूस एटमी हमले के लिए बहुत तेजी से अपनी सेना को तैयार कर रहा है। यूक्रेन युद्ध से पहले हथियारों की जो मजबूत स्थिति थी उसी स्थिति में रूस फिर पहुंच चुका है। रूस के हथियार प्रोडक्शन रेट युद्ध के पहले से भी ज्यादा हो चुका है। जनरल क्रिस्टोफर कावली ने अमेरिकी सीनेट को बताया कि रूस के 99% परमाणु हथियार अपग्रेड हो चुके हैं। रूसी सेना 15% के इजाफे के साथ पहले से बड़ी और ताकतवर हो चुकी है। फ्रंट लाइन पर पहले रूस के 3,60,000 सैनिक तैनात थे, लेकिन अब फ्रंट लाइन पर जवानों की कुल तादाद 4,70,000 पहुंच चुकी है। इस रिपोर्ट और पुतिन के प्लान के बाद से ही यूरोप के साथ साथ अमेरिका और नेटो देशों में दहशत फैल गई है। यूरोप, अमेरिका और नेटो की टेंशन उस वक्त और बढ़ गई जब पुतिन की न्यूक्लियर फोर्स ने यार्स मिसाइल से हमले का अभ्यास शुरू किया। माना जा रहा है कि रूसी सेना यूरोप और नेटो देशों पर इसी यार्स परमाणु मिसाइल से हमला करने जा रही है। युद्धाभ्यास खत्म होते ही एटमी विनाश का दौर शुरू हो सकता है। पुतिन सेना जिस यार्स मिसाइल से हमला कर सकती है वो ICBM है, यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। इसकी लंबाई करीब 23 मीटर है। इस मिसाइल का कुल वजन 49,600 किलो है। ये अपने साथ 1,200 किलो का पेलोड ले जाने में सक्षम है। इसमें 150 किलो टन का न्यूक्लियर वॉरहेड फिट होता है। इसकी रेंज 10,500 किलोमीटर है, यानी ये 10,500 किलोमीटर दूर जाकर हमला करने में सक्षम है।
इसकी स्पीड 30,600 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ये 100 मीटर के दायरे में सटीकता से हमला करती है। परमाणु विनाश का खतरा बढ़ गया है। यूरोप के साथ साथ नेटो देशों पर सबसे बड़ा संकट मंडरा रहा है। इसलिए अब रूस को रोकने की तैयारी शुरू हो गई है। यूरोपियन यूनियन के इकलौती परमाणु नेवी फ्रांस ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। फ्रांस की नेवी रूस को जवाब देने के लिए युद्धाभ्यास कर रही है। ये उसी वॉर ड्रिल की तस्वीर है। अमेरिका ने भी रूस की घेराबंदी शुरू कर दी है। यूरोप में रूस के पास जो नेटो देश हैं, वहां सेना और हथियारों की तैनाती बढ़ाई जा रही है। बाल्टिक सागर में फ्रांस और अमेरिका रूस पर शिकंजा कसने के लिए जाल बिछा रहे हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसी को पुतिन के परमाणु प्लांट से जुड़ी हुई सीक्रेट जानकारियां मिली हैं। CIA ने पेंटागन को जो रिपोर्ट दी है उसमें कहा है कि रूस अमेरिका पर भी एटमी हमला कर सकता है। रूस परमाणु विस्फोट से बचने के लिए अमेरिका ने अभेद्य और रहस्यमयी परमाणु बंकर बना लिया है। ये परमाणु बंकर वॉशिंगटन से 290 किलोमीटर दूर वर्जीनिया में बनाया गया है। परमाणु हमला होगा तो अमेरिकी कांग्रेस के लोग इसी बंकर में छिपकर जान बचाएंगे। कहने को तो यह बंकर है, लेकिन इसमें जो सुख सुविधाएं हैं उसके सामने 5 स्टार होटल भी फेल है। बंकर वर्जीनिया के इस होटल के 720 फीट नीचे बनाया गया है। ये 1,12,000 स्क्वायर फीट के एरिया में बनाया गया है। इसका साइज 2 फुटबॉल मैदान से ज्यादा है। इसमें 1000 बेडरूम है, 400 सीटों वाला कैफेटेरिया, सांसदों के काम करने के लिए कैबिन और दफ्तर बनाए गए हैं। बंकर के अंदर ही कॉन्फ्रेंस हॉल है, रेडियो स्टेशन और कंट्रोल रूम है। अंदर ही अस्पताल और ऑपरेशन थिएटर है। मतलब ये कि पुतिन तैयार है, बाइडेन भी रेडी है। एटमी तबाही की तारीख निकट आती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। और एक बड़ी खबर भी आ रही है। अब दीवका में यूक्रेन का ड्रोन हमला नाकाम हुआ है। रूस ने यूक्रेन के 10 ड्रोन को इंटरसेप्ट किया है। रूसी एयर डिफेंस सिस्टम से ड्रोन को इंटरसेप्ट किया गया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने वीडियो भी जारी किया है। देखिए, आपको दिखा रहे हैं हमले की तस्वीर की। अब दीवका में यूक्रेन का हुआ है ड्रोन से हमला, लेकिन इस हमले को नाकाम कर दिया गया है। यूक्रेन अभी भी रूस के मुकाबले की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि यूक्रेनी फौज को एक एक गोली चलाने से पहले सोचना पड़ रहा है। आर्टिलरी और टैंक पर तैनात सैनिकों को पता है कि वो कितने दिन रूस के सामने टिक सकते हैं। रूस इस मौके का फायदा उठाने में जुट गया है। यूक्रेन के सभी एयर डिफेंस को खाली कराने के लिए जबरदस्त हवाई हमला हो रहा है। यूक्रेन के कई शहरों पर ताबड़तोड़ मिसाइल और ड्रोन से अटैक जारी है। यूक्रेन के कई इलाकों पर कब्जा जमाने के लिए रूसी फौज आगे बढ़ रही है। कोशिश है कि हथियारों की नई खेप आने से पहले यूक्रेन को बेहद कमजोर कर दिया जाए। आसमान में एयर डिफेंस का डर नहीं। जमीन पर गोलाबारी का खौफ नहीं। सैनिक हैं, लेकिन बारूद नहीं। जंग का जोश है, लेकिन गोला बारूद नहीं। अब रूस के लिए इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता, इसलिए ताबड़तोड़ हमले का दौर शुरू हो गया।
रूस एक मिनट भी गंवाना नहीं चाहता, क्योंकि नेटो से हथियारों की सप्लाई होते ही यूक्रेन दोबारा मुकाबले की शुरुआत करेगा। रूस की रणनीति इस वक्त यूक्रेन में बचे खुचे हथियारों को खत्म करने की है। फरवरी और मार्च में अपने कई फाइटर जेट को गंवाने के बाद रूस सबसे पहले यूक्रेन के तमाम एयर डिफेंस को खाली कराना चाहता है। यही वजह है कि रूस पर हवाई हमले तेज हो गए हैं। अड़तालीस घंटे में रूस ने यूक्रेन पर 82 हवाई हमले किए हैं। 10 और 11 अप्रैल को यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले। यूक्रेन पर 27 मिसाइलों से हमले किए गए। यूक्रेन के 11 इलाकों में रूस का बारूदी कहर जारी है। यूक्रेन में जो एयर डिफेंस खाली है, उसकी पहचान करके रूस उन्हें नष्ट कर रहा है। ये वीडियो ओडेसा में तैनात S-300 एयर डिफेंस पर हमले का है। रूस को जैसे ही एयर डिफेंस के खाली होने की जानकारी मिली, इसे नष्ट कर दिया गया। रूस यूक्रेन के ज्यादा से ज्यादा इलाकों पर कब्जे की कोशिश में है। कोशिश है कि यूक्रेन में हथियार आने से पहले रूसी सेना कई इलाकों को खाली करा ले। अवदीपका में रूस कब्जे के बेहद करीब है। यहां से यूक्रेनी फौज लगातार पीछे हट रही है। रूस की सेना जानती है कि इस वक्त यूक्रेनी फौज पलटवार की ताकत खो चुकी है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा यूक्रेनी मोर्चे खाली कराने का मिशन शुरू किया गया है। रूस ने आर्टिलरी और टैंक से प्रहार तेज कर दिया है, ताकि एक बड़े इलाके में जल्द से ज्यादा तबाही मचाई जा सके। ज़ेपोरिज़िया में भीषण जंग में अब हथियार खत्म होने का असर साफ नजर आने लगा है। रूसी असॉल्ट ग्रुप ने यूक्रेनी आर्टिलरी और सैन्य ट्रकों को निशाना बनाया, ताकि यूक्रेनी फौज की मूवमेंट को पूरी तरह से रोका जा सके। इस बीच सबसे ज्यादा जोर हवाई हमलों पर है। यूक्रेनी एयर डिफेंस जिन इलाकों में लाचार है, वहां मिसाइल प्रहार हो रहा है, और जिन इलाकों में एयर डिफेंस एक्टिव है, वहां ताबड़तोड़ ड्रोन अटैक किया जा रहा है। यूक्रेनी एयर डिफेंस लगातार ड्रोन को भस्म कर रहे हैं, लेकिन वॉर एक्सपर्ट मान रहे हैं कि रूस ड्रोन को सिर्फ चारे की तरह इस्तेमाल कर रहा है, ताकि यूक्रेन की बची खुची एयर डिफेंस मिसाइल भी नष्ट हो जाए। अब आपको रूस की नई रणनीति और यूक्रेन में आने वाले नए हथियारों के बारे में बताते हैं। यूक्रेनी कवच लाचार हो चुका है, यानी एयर डिफेंस पहले जैसा मजबूत नहीं रहा और इसका फायदा रूस ने उठाना शुरू कर दिया है। रूसी वायुसेना ने सुखोई 34 से डोनेट्स्क पर बमबारी शुरू कर दी है। दक्षिणी डोनेट्स्क में यूक्रेनी सेना ने मोर्चा बनाया हुआ है। हमले में 5 यूक्रेनी मोर्चे तबाह हो गए। रूस के हमले में कई सैनिकों की मौत का दावा किया जा रहा है। एयर डिफेंस खाली होने की वजह से रूस के फाइटर जेट्स अब बेखौफ होकर हमले कर रहे हैं। जिन इलाकों में यूक्रेनी एयर डिफेंस एक्टिव हैं, वहां रूस लगातार शाही ड्रोन से हमले कर रहा है। बीती रात 17 बार ड्रोन से हमले हुए। यूक्रेन ने 16 ड्रोन को नष्ट कर दिया। एयर डिफेंस को खाली करवाने के लिए रूस ने हवाई हमले तेज कर दिए हैं। खाली हो चुके पैट्रियट को भी नष्ट करने की कोशिश हो रही है। मुश्किल की इस घड़ी में यूक्रेन को ब्रिटेन से ड्रैगन फायर नाम हथियार मिल सकता है। ये बिल्कुल नया हथियार है। जनवरी में ही इसका टेस्ट हुआ है। दावा है कि ये ड्रोन को गिरा सकता है। इससे मिसाइलें भी गिराई जा सकती है। हालांकि ब्रिटेन ने इसके रेंज का खुलासा नहीं किया है। ये पैट्रियट के मुकाबले बेहद सस्ता साबित होगा। एक बार लेजर से हमले पर सिर्फ 1057 रुपए के खर्च होने का दावा है।
यूक्रेन को रूसी हवाई हमले से बचाने में पैट्रियट और आईरिस-T एयर डिफेंस की अहम भूमिका है, लेकिन अब यह आसमानी कवच कायम रखने के लिए मिसाइलों की जरूरत है। एयर डिफेंस मिसाइलों की कमी के बीच रूस अपनी ऑयल रिफाइनरी पर हुए हमलों का बदला ले रहा है। रूस ने बीती रात 42 मिसाइलों से हमला किया। रूस ने ईरानी शाहिद ड्रोन से 40 हमले किए। रूस के टारगेट पर यूक्रेन के थर्मल पावर प्लांट हैं, कारखाने और गोदामों को भी निशाना बनाया गया है। नेटो देशों के पास पैट्रियट या यूक्रेन में मौजूद दूसरे एयर डिफेंस की मिसाइलों की कमी नहीं है, लेकिन मौजूदा माहौल नेटो देशों को मजबूर कर रहा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक पुतिन ने बाल्टिक देशों को लेकर जैसा माहौल तैयार किया है, उसके बाद पोलैंड जैसे देशों को खुद अपनी सुरक्षा की फिक्र है। पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेस डूडा ने भी पैट्रियट मिसाइलें ट्रांसफर करने से साफ मना कर दिया है। कहा है पोलैंड पर हमले का खतरा है और आत्मरक्षा के लिए सिस्टम और मिसाइलें जरूरी है। यूरोपियन यूनियन में भी वोटिंग के दौरान ईयू काउंसिल की यूक्रेन को फंडिंग का प्रस्ताव गिर चुका है। कहा गया है कि जब तक यूक्रेन को नए पैट्रियट सिस्टम नहीं मिलते, फंड जारी नहीं होगा। ऐसे में ब्रिटेन यूक्रेन को ड्रैगन फायर लेजर हथियार देने पर विचार कर रहा है। यह हथियार लेजर से ड्रोन और मिसाइल गिराता है। हालांकि यूक्रेन अभी कमजोर नहीं पड़ा है, आहिस्ता आहिस्ता ही सही, लेकिन रूस के नुकसान का आंकड़ा भी आगे बढ़ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन रूस पर बड़े हमले की प्लानिंग कर रहा है। रूस के एक बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को निशाना बनाने की तैयारी है। यूक्रेन अपने 8 थर्मल प्लांट पर हमले का बदला लेने की तैयारी में है। यूक्रेन इंतजार में है और नेटो देशों में हथियारों पर मंथन चल रहा है। अब ब्रिटिश ड्रैगन फायर यूक्रेन के लिए आखिरी ब्रह्मास्त्र साबित हो सकता है। यह बिल्कुल नया हथियार है। ब्रिटेन की सेना ने इसी साल जनवरी में इसका टेस्ट किया था। अब माना जा रहा है कि यूक्रेन भी ब्रिटेन का टेस्टिंग ग्राउंड बनने जा रहा है। ब्रिटेन अपने लेजर से प्रहार करने वाले ड्रैगन फायर नाम के एयर डिफेंस को जल्द यूक्रेन भेज सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और बड़ी खबर है भोपाल से। मस्जिद में गूंजा हर घर मोदी का नारा। अलीगंज हैदरी मस्जिद में घर घर मोदी का नारा। बोहरा समाज ने मस्जिद में लहराए हैं पीएम के पोस्टर। बोहरा समाज ने लगाया अब की बार 400 पार का नारा। मोदी है तो, मोदी है तो, अब की बार मोदी है तो, मोदी है तो, मोदी है तो, मोदी है तो। बड़ी खबर आपको बता दें, अवदीवका में रूसी सेना का बड़ा हमला हुआ है। रूस ने यूक्रेन के टैंक को तबाह कर दिया है और साथ ही ड्रोन धमाका कर यूक्रेनी टैंक को जला दिया गया। रूस के हमले का वीडियो भी सामने आया है। धरती के उत्तरी ध्रुव पर महासंग्राम का मोर्चा तैयार होने लगा है। अमेरिका ने आर्कटिक क्षेत्र में रूस को घेरने के लिए नाटो संगठन के सहयोगी देश नॉर्वे के साथ प्लान एक्टिवेट कर दिया है। अमेरिका ने यह ऐलान किया है कि रूसी मिसाइलों के खतरे को देखते हुए आर्कटिक क्षेत्र के बहुत नजदीक नॉर्वे में एक सैटेलाइट स्टेशन बनाने का काम शुरू हो चुका है। ये रूस के लिए सामरिक तौर पर बड़ा खतरा है। रूस आर्कटिक क्षेत्र में सबसे मजबूत देश है और नॉर्डिक से लेकर बाल्टिक तक रूस को घेरने के लिए अमेरिका ने सामरिक हलचल बढ़ा दी है। इस हलचल की वजह से आर्कटिक क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है और यहां रूस अमेरिका के टकराव की आशंका बढ़ गई है। नॉर्डिक से बाल्टिक तक छिड़ने वाला है महासंग्राम। नॉर्वे बनेगा
विनाश का एपिसेंटर। अमेरिका ने रूस की सामरिक घेराबंदी करने के लिए बाल्टिक से नॉर्डिक तक बिसात बिछानी शुरू कर दी है। बाइडेन सरकार ने ऐलान किया है कि उत्तरी नॉर्वे में अमेरिका सैटेलाइट स्टेशन बनाने जा रहा है। ये स्टेशन नॉर्वे के अंदोया एयरबेस पर बनाया जाएगा। पहली बार यूएस से बाहर सामरिक सैटेलाइट स्टेशन बनाया जा रहा है। इससे नेटो का सुरक्षा चक्र और मजबूत होगा। स्टेशन यूएस नॉर्वेजियन स्पेस कॉर्पोरेशन फ्रेमवर्क के तहत बनाया जा रहा है। नॉर्वे का अंदोया एयरबेस उत्तरी छोर पर है। इसी एयरबेस पर अमेरिका और नॉर्वे सैटेलाइट स्टेशन बनाने जा रहे हैं। अंदोया एयरबेस के खाली क्षेत्र में स्टेशन निर्माण का काम शुरू होने वाला है। यहां लॉन्ग रेंज मिसाइलें और ड्रोन भी तैनात किए जाएंगे। इसके साथ ही अमेरिकी फाइटर जेट की एक स्क्वाड्रन भी तैनात हो सकती है। यह रूस के वर्चस्व वाले आर्कटिक क्षेत्र के बहुत नजदीक है। यहां फाइटर जेट और लॉन्ग रेंज ड्रोन तैनात होने से रूस की आर्कटिक बेस सीधे नेटो की रेंज में आ जाएंगे। नॉर्वे के रक्षा मंत्री बियर्न ग्राम ने कहा है कि पूरे नेटो क्षेत्र पर खतरा है और सुरक्षा के लिए तैयार रहना ही विकल्प है। नॉर्डिक रीजन के साथ साथ बाल्टिक रीजन में भी नेटो ने नया बेस बनाना शुरू कर दिया है। ये बेस बाल्टिक सागर के गॉटलैंड आइलैंड पर बनाया जा रहा है। गॉटलैंड पर बेस बनाकर अमेरिका बाल्टिक सागर में रूस का रास्ता रोकना चाहता है। सेंट पीटर्सबर्ग रूस का इकलौता नेवल बेस है जो बाल्टिक से जुड़ता है और यहीं से एक रूट भी है जो नॉर्थ सी तक जाता है। गॉटलैंड की सेंट पीटर्सबर्ग से दूरी 620 किलोमीटर है। यहां से होकर रूस का कारोबारी रूट भी है जो रूस से आगे गल्फ ऑफ फिनलैंड होते हुए बाल्टिक सी में गॉटलैंड के पास से आगे डेनमार्क तक पहुंचता है। वहां से आगे नॉर्थ सी तक जाता है। यानी अब बाल्टिक से नॉर्डिक तक रूस की घेरेबंदी का प्लान तैयार हो चुका है। दरअसल अमेरिका और स्वीडन को खतरा है कि रूस आर्कटिक से जंग छेड़ सकता है, क्योंकि रूस ने 2022-23 में भी आर्कटिक में 3 नए बेस तैयार किए हैं। ये बेस रिसर्च सेंटर के तौर पर दुनिया के सामने पेश किए गए हैं, लेकिन अमेरिका का मानना है कि रूस इनका सैन्य इस्तेमाल भी कर सकता है। फरवरी में रूस ने आर्कटिक में खास उपकरणों की तैनाती की है। रूस ने एक खास न्यूरल ड्रोन बनाया है। ये ड्रोन नेटो के हथियारों और उपकरणों की पहचान कर सकता है। इन हथियारों और उपकरणों की लोकेशन भेज सकता है। खबर है कि इस न्यूरल ड्रोन की तैनाती आर्कटिक में हो चुकी है। आर्कटिक में रूस के वर्चस्व को चुनौती देने वाला कोई नहीं है। रूस इस क्षेत्र में सबसे बड़ा और सबसे मजबूत जंगबाज है। माना जाता है कि आर्कटिक क्षेत्र में रूस का मुकाबला नेटो देशों की सारी सेनाएं भी नहीं कर सकती, क्योंकि उसके आर्कटिक इंफ्रास्ट्रक्चर के सामने नेटो के सारे देश कमजोर हैं। आर्कटिक में रूस की ताकत के निशान देखकर इसे समझा जा सकता है। ग्लोब पर दिख रहे हरे रंग के गोले आर्कटिक में नेटो के मिलिट्री बेस हैं और लाल गोले रूस के मिलिट्री बेस हैं। 2005 से रूस ने आर्कटिक में सोवियत दौर के 10 से ज्यादा पुराने बेस अब तक एडवांस बना लिए हैं। यहाँ एयर डिफेंस को चकमा देने वाली हाइपरसोनिक न्यूक्लियर मिसाइल तैनात है। ग्लोब पर नजर आ रहे हरे रंग के एंकर वाले निशान आर्कटिक में नेटो देशों के नेवल बेस हैं और लाल रंग वाले एंकर के निशान रूस के नेवल बेस हैं। रूस ने आर्कटिक में पोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर और जहाजों पर खूब खर्च किया है।
इसी तरह हरे रंग वाले हवाई जहाज के निशान नेटो के एयरबेस हैं और लाल रंग के रूस के एयरबेस हैं। आर्कटिक में रूस की हवाई पट्टियां और एयरबेस सभी नेटो देशों के इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलाने के बाद भी सबसे ज्यादा है। इसी तरह रूस की ग्राउंड फोर्स भी सभी नेटो देशों से ज्यादा संख्या में आर्कटिक में तैनात है। पोलैंड की इंटेलिजेंस रिपोर्ट है कि रूस ने 10 अलग अलग क्लास के न्यूक्लियर बॉम्बर्स भी आर्कटिक बेस पर तैनात कर रखे हैं। इन सभी बॉम्बर्स पर नागासाकी, हिरोशिमा पर गिरे बमों से 50 गुना ज्यादा क्षमता वाले वॉरहेड लगे हुए हैं। रूस ने बहुत बड़ी रणनीति के तहत आर्कटिक क्षेत्र में अपने न्यूक्लियर बॉम्बर्स को एक्टिवेट किया है। आर्कटिक में रूस के परमाणु बेस और बॉम्बर अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसीलिए रूस की मिसाइलों को ट्रेस करने और एयरक्राफ्ट को इंटरसेप्ट करने के लिए नॉर्वे के अंदोया एयरबेस पर सैटेलाइट स्टेशन बनाने का काम शुरू हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। किम पुतिन की सीक्रेट डील से अमेरिका में खलबली मच गई है। हालात ऐसे हो गए हैं कि अमेरिका को पीले सागर में निगरानी के लिए युद्धपोत उतारने पड़ सकते हैं। दरअसल नॉर्थ कोरिया लगातार रूस को हथियारों की खेप भेज रहा है, जिसके बदले में रूस उसे तेल दे रहा है। साउथ कोरिया ने यह मामला UN में उठाकर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। अगर यूक्रेन के साथ नेटो है तो रूस के साथ चीन, ईरान और नॉर्थ कोरिया है। अगर यूक्रेन को नेटो हथियार दे रहा है तो रूस को उसके दोस्त हथियार भेज रहे हैं। यानी रूस एक तरफ खुद भी हथियारों का प्रोडक्शन कर रहा है, दूसरी तरफ उसे लगातार हथियार मिल रहे हैं। यानी रूस लंबे युद्ध के लिए तैयार है। हथियारों की खेप भेजने में नॉर्थ कोरिया सबसे आगे है, जिसकी मिसाइलों से रूस ने यूक्रेन में भारी तबाही मचाई है। अब नॉर्थ कोरिया से लगातार रूस को हथियार भेजे जा रहे हैं, जिसके एवज में रूस तेल भेज रहा है और ये सैटेलाइट इमेज इसी का सबूत है। CSIS ने यह सैटेलाइट इमेज जारी की है, जिसमें एक रूसी कार्गो शिप जिसका नाम मारिया है, वो नॉर्थ कोरिया के पोर्ट नाजिन पर खड़ा है। जानकारी के मुताबिक मारिया में हथियारों से भरे कंटेनर लादे जा रहे थे। इसके अलावा एक और शिप भी पोर्ट पर खड़ा दिख रहा है। हथियारों को लेकर 7 अप्रैल को मारिया और दूसरा शिप रूस की तरफ रवाना हो गए थे। मारिया रूस का कार्गो शिप है, जिसे अमेरिका ने बैन किया हुआ है, क्योंकि अमेरिका कहता रहा है रूस मारिया शिप के जरिए लगातार अवैध हथियार की गतिविधि में शामिल रहा है। मॉस्को और प्योंगयांग के बीच क्या डील हुई है, यह भी समझिए। रूस नॉर्थ कोरिया को सालाना 5 लाख बैरल तेल देगा और ऐसा वो सिक्योरिटी काउंसिल के बैन के बावजूद कर रहा है, जिसके बदले में नॉर्थ कोरिया हथियारों से भरे हजारों कंटेनर रूस भेजेगा, जो रेल मार्ग, हवा मार्ग और जल मार्ग के जरिए भेजे जाएंगे। नॉर्थ कोरिया ने 2 साल के लिए ये डील की है। कुछ वक्त पहले यूएस सिक्योरिटी काउंसिल ने नॉर्थ कोरिया के एक जहाज पीक यांग सान 1 को बैन किया था, जिसे रूस के वोस्तोनिक पोर्ट से अवैध तरीके से तेल लाते हुए देखा गया था। हथियार के बदले तेल दिए जाने का मुद्दा साउथ कोरिया ने संयुक्त राष्ट्र में उठाया था, जिसमें कहा था फरवरी और मार्च में नॉर्थ कोरिया ने 6,700 कंटेनर रूस पहुंचाए, जिसमें गोला बारूद और हथियार थे। करीब 30 लाख 152 मिलीमीटर के शेल भी कंटेनर में थे।
ये सीधे तौर पर संयुक्त राष्ट्र की नीतियों का उल्लंघन है। इस मामले में रोक लगानी बहुत जरूरी है। साउथ कोरिया की आपत्ति के बाद यूक्रेन ने नेटो से गुहार लगाई थी, जिसके बाद अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया और रूस पर और ज्यादा प्रतिबंध लगाए थे। लेकिन इन प्रतिबंधों का किम और पुतिन की दोस्ती पर कोई फर्क नहीं पड़ा है, बल्कि हथियार भेजने का सिलसिला लगातार जारी है, जिसके बदले में नॉर्थ कोरिया को ऑयल टैंकर भेजे जा रहे हैं, जबकि इससे पहले रूस ने गेहूं और खाने पीने का दूसरा सामान भेजा था। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।